इस आज है दोस्तों सैटरडे 18 जनवरी 2025। यहाँ पे शुरू करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको कंसीडर करी जाएगी। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी जो वीडियो है उसकी पूरी पीडीएफ भी आपको प्राप्त होती है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए रिवीजन के लिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल देता हूँ, वहाँ पर जा करके आपको मिल जाएगी। तो आपको कैसे मिलेगी? आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा और वहाँ से वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के जो थंबनेल वाला टॉपिक है इसको कंसीडर करी जाएगी और देखी जाएगी क्या बैकग्राउंड डिटेलिंग है, उस सारी चीज़ों को समझा जाएगा। बात करी जा रही है दोस्तों गाजा के सीज फायर की, जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में यहाँ पे वार चल रहा था। लगभग 1.5-2 साल से ये वार चल रहा था। उसी को यहाँ पे कैबिनेट की अप्रूवल मिली है कि हाँ अब शांति समझौता आगे बढ़ा दिया जाए और वार को रोक दिया जाए। तो इन चीजों पे काफी ज्यादा फोकस किया गया है। बात निकल के आ रही है यहाँ पे ठीक डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी वाले ओथ सेरेमनी से ठीक पहले ये चीजें परफॉर्मेंस हुई हैं। अब आपको यहाँ पे बता दें, इसकी क्रेडिट लेने के लिए दोनों नेता, अगर हम बात करें यहाँ पे तो डोनाल्ड ट्रंप हो गए, जो बिडेन हो गए, ये लोग आपस में अपना अपना क्रेडिट लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए यहाँ पर तो निकल के आ रही है जो डील है वो काफी फ्रूटफुल अगर डील होगी ये तो सही डील होगी। हालांकि इस पे एडिटर हैं, अपनी अलग राय रखेंगे, उसको हम आपको बताएंगे कि क्या क्या उनकी अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जिसके कारण ये सारी चीजें हुई हैं। बगल में एक छोटा सा आर्टिकल है दोस्तों, इसको देखेंगे तो 126 इंडियंस हैं जो रशिया की आर्मी को ज्वाइन किए हैं। हम सभी लोग जानते हैं रशिया प्लस यूक्रेन, इन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ रही है और यूक्रेन को सीधे सीधे सपोर्ट करने के लिए यूएसए खड़ा है। यूएसए जिसके कारण रशिया को यहाँ पे लड़ना पड़ रहा है। ये वार दोस्तों 2 से 3 दिन में ही समाप्त हो जाती अगर इसकी बैकिंग नहीं होती, किसकी? यूएसए की। अब यहाँ पे भारतीय जो हैं जॉब के चक्कर में जा रहे हैं, वीजा लगा रहे हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं और जॉब ढूंढते ढूंढते रसिया उनको शिफ्ट कर दी जा रही है, चाहे डायरेक्ट रूप से चाहे इनडायरेक्ट रूप से आपको जाना पड़े। ये इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। 126 भारतीय ज्वाइन किए हैं रशियन आर्मी में और बहुत सारे लोग मिसिंग भी हैं। तो 16 लोग यहाँ पे मिसिंग बताई जा रही है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये रिपोर्ट निकल के आई है और केवल इंडिया के नहीं, मैं कहूँगा और भी बहुत सारे एशिया के नेशन हैं जहाँ के लोग यहाँ पर जा करके अपना जॉब यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, हम लोग सीधे फोकस करेंगे यहाँ पे इस आर्टिकल पे और इनकी एडिटोरियल जो है उस चीज पे देखी जाएगी क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। जैसा कि सीज फायर हो गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सीज फायर का मतलब अब कोई भी वार कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे नहीं चलेगी, चाहे हमास की हो गई और चाहे आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स की हम बात करें तो इन चीज़ों में अब चीज़ें नहीं होंगी। अब मुद्दे की बात यह है इस आर्टिकल में क्या चीज़ें बोली गई हैं ये देखा जाए तो ठीक उसी समय डोनाल्ड ट्रंप से पहले, यानी इनके ओथ सेरेमनी से पहले ही यहाँ पे ये चीजें निकल के आई हैं जिसमें जो बिडेन साहब हो गए और आपके डोनाल्ड ट्रंप हो गए। इन दोनों लोगों ने अपना अपना क्लेम करना शुरू कर दिया है कि हमारे रहते हुए ही हो गया और हमने इस पे बात छेड़ी थी, डोनाल्ड ट्रंप जैसी बातें भी बोल रहे हैं। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या है कि यहाँ पे गाजा वाली गलियों में सेलिब्रेशन होना शुरू हो गया। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। इतना ज्यादा संघर्ष के बाद आप लोग सीज फायर किन किन चीजों पर किए हो, सीज फायर का एग्रीमेंट किन चीजों पे किए हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि इतना बड़ा मसाकर हुआ, इतना बड़ा जिनोसाइड्स हुआ गाजा स्ट्रिप्स को लेकर के, इन मुद्दों को तो एक प्रकार से आंदोलन की तरफ ये लोग स्टार्ट किए थे और पुनः यहाँ पे सीज फायर और एग्रीमेंट के कारण यहाँ पे चीजें रुकी। तो पूरी बातें पीस को लेकर के यहाँ पे मेंशन है। दोनों लोग अपना अलग अलग प्रयास किए, जैसा ट्रंप और बिडेन की हम बातें कर रहे हैं, दोनों लोग प्रॉमिस किए थे यहाँ पे। और ट्रंप की बात करें तो ये स्पेशली प्रॉमिस किए थे इलेक्शन में इस प्रकार की चीजें जो होगी उसको सही प्रकार से रिजॉल्व करी जाएंगी।
कुछ कुछ अलग मुद्दों पे, हालांकि हमें अगर अब आपको बताऊं तो सही प्रकार से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन मैं किया हूं और कई सारे मुद्दे भी यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि कई दिन से मैं इसको कवर भी कर रहा हूं। इजराइल की मिलिट्री की अगर बात करें यहाँ पे, इजराइल की मिलिट्री, तो यहाँ पे आपको निकल के आएगी कि IDF, इजराइल डिफेंस फोर्स, हमास वाले से काफ़ी ये लोग एडवांस टेक्नोलॉजी का वेपन, हर प्रकार की चीज़ें यूज करते हैं और इसका इस्तेमाल वार में भी करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी क्या है कि इनकी पर्सनालिटी ओवर पॉलिसी। अपने जो एक लीडर का अगर हम बात करें, देश में एक लीडर है तो उसका सबसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो कैरेक्टर होता है, जिसे हम पर्सनालिटी यहाँ पे बोल रहे हैं, एडिटर। तो पॉलिसी से ज़्यादा पर्सनालिटी पे फोकस कर रहे हैं, ये चीज़ें बोली जा रही हैं और इन चीज़ों पे फोकस करके अपनी जियो पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू से कैसे ये डील करेंगे, ये भी चीज़ें हैं। पॉलिटिकल सेटलमेंट किस हिसाब से चलेगी आगे, जो इतना खतरनाक तरीके से दुश्मनी चल रही थी हमास में और IDF में, फ़लस्तीन और इजराइल में, उनमें कैसे डील होगी। हमास और इजराइल की अगर हम बात करें तो हमास, हिजबुल्लाह जो लेबनान के हैं, तो इनको जो है डायरेक्टली यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, लेकिन यहीं पे ईरान भी काफ़ी चीज़ों में फंस गया था, इसलिए कई चीज़ों में सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। किसको? पैलेस्टीनियन पीपुल को। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और उसकी जो इकोनॉमी है वो भी इजराइल के तुलना में काफ़ी हद तक अलग है, तो इकोनॉमिक फैक्टर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। दूसरी जो है हमास, कई सारे न्यू मिलिटेंट को यहाँ पे रिक्रूट किया था, जो कई बार यहाँ पे खो भी चुके हैं, वो यानी रिक्रूट करिए और उनकी डेथ भी हो गई। तो रिसेंटली डेथ को कंसीडर करेंगे तो 46,000 प्लस लोगों की डेथ भी हुई है। इन एडिटोरियल में आपको ये चीज़ें निकाल के दे रहे हैं एडिटर कि जो एंगल है आज के समय में वो कैसे बैलेंस किया जा सकता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या है, सॉवरेनिटी के ऊपर इशू निकल के आ रही है। हमास और इजराइल की बात, जब भी फ़लस्तीन और इजराइल की बात हम करते हैं तो इन दोनों की अपनी अपनी अलग आइडेंटिटी भी निकल के आती है। तो उन्हीं चीज़ को लेकर के कैसे ये वाइबल ऑप्शंस है, क्या लॉन्ग लास्टिंग पीस है क्या, हालांकि बोली जा रही है लंबे समय तक ये सीज फायर चलेगी, लेकिन किस प्रकार से, किन बेस पे ये चीज़ें आगे चलेंगी ये तो समय बताएगा। यहाँ पे इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, ये यहाँ पे हमें कंसीडर करना चाहिए कि जो एक्शन यहाँ पे हमास ने लिया था 7 अक्टूबर को, उसकी रिटेलिएटरी एक्शन लिया था इजराइल ने, तो वो बदले का अप्रोच था जो यहाँ पे चीज़ें चल रही थी। लेकिन क्या इतिहास को आप अगर देखेंगे, हिस्ट्री को देखेंगे, तो हिस्ट्री में आपको मिलेगा कि इस प्रकार का कृत्य हमेशा से बदला का भावना से ये चीज़ें चली हैं, कोई नई चीज़ें नहीं है। तो इसको कैसे रीबिल्ड करी जाएगी, कैसे आगे चली जाएंगी, क्योंकि गाजा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेमोलिश हो चुकी है, वहाँ की सुविधाएं, पब्लिक अमेनिटीज़ वो भी सारी निकल के बाहर चली गई हैं। कैसे ये चीज़ें चलेंगी, हॉस्पिटल हो गई, सैनिटेशंस हो गई, स्कूल हो गई, वाटर हो गई, हर प्रकार की सुविधाएं वहाँ पे डिमिनिश हो चुकी हैं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है, कैसे रीबिल्डिंग होगी गाजा में और ये चीज़ें कैसे चलेंगी। अरब पावर का एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रोल भी निकल के आ रहा है, कैसे वो रिवाइटलाइज करेंगे फ़लस्तीनियन चीज़ों को और अब फ़लस्तीन कैसी अपनी अथॉरिटी को आगे लेकर चलेंगे, ये भी एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा। टू स्टेट वाली पॉलिसी, यानी 2 कंट्री, एक फ़लस्तीन हो गई प्लस एक इजराइल हो गई, इन दोनों को कैसे हम लेकर के चलेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो गया। तो मल्टीपल लेयर्स हैं उन चीज़ों, उन पहलुओं को यहाँ पे देखने की बात करी जा रही है। फाइनली देखेंगे आप तो इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पे एक रोल प्ले कर रहा है कि कैसे सस्टेनेबल तरीके से इन चीज़ों को डील किया जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज वाली बातों को अगर आप देखेंगे तो वो भी एक प्रकार से यहाँ पे फैक्टर निकल के आ रहा है कि जब तक लोग इन चीज़ों पे फोकस करेंगे, वार पे, पीस पे फोकस नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ें कैसे संभव हो सकती हैं। मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी बात करी जा रही है, इंडिया की भी कनेक्टिविटी की बात करी जा रही है, ये चीज़ें तभी होंगी। ये रेडिकलाइजेशंस ऑफ सऊदी अरेबिया और इजराइल नॉर्मलाइजेशंस, इसकी भी बातें बोली जा रही हैं। बहुत सारे चीज़ें करी गई हैं इजराइल में और फ़लस्तीन में दोस्तों, एक संधि के रूप में। तो UN का भी रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और था भी पहले कि यहाँ पे एक
पीस वाली चीजें कर दी जाए। तो इसकी रोल थी। अब थोड़ा सा इजराइल को देखेंगे और वेस्ट बैंक को देखेंगे। ये वेस्ट बैंक है। यहाँ पे फतह ग्रुप निकल के आती है जो फ़लस्तीन को सपोर्ट करती है। यहाँ पे गाजा पे हमास ग्रुप निकल के आती है जो फ़लस्तीन को सपोर्ट करती है। दोनों की आइडियोलॉजी में थोड़ी सी डिफरेंसेस है। यहाँ पे बात करी जा रही है इजराइल की। इजराइल जो है मेडिटेरेनियन से बॉर्डर टच करता है। अब यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। क्या? इनकी लैंड की, राइट्स की, सॉवरेनिटी की, अधिकार की, इन सब चीज़ों की फाइट चल रही है। और एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक स्ट्रगल चलता रहता है। हम देखेंगे थोड़ी सी इतिहास को कि किस प्रकार से फ़लस्तीनियन यहाँ पे डिमिनिश हो गए और इजराइल कैसे उदय उसका हो गया। तो सबसे पहले 1947 में देखेंगे कि फ़लस्तीन ही लोग थे। जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ये पूरे के पूरे फ़लस्तीनियन पीपुल ही थे, ठीक है। और जेविश पीपल वाइट तो एकाएक ही कहीं ना कहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। उनकी संख्या बहुत ही कम थी। लेकिन जैसे ही स्ट्रगल शुरू हुए और इजराइल के लोग अपने आप को इकोनॉमिकली प्रॉस्पर बनाने लगे, वैसे वैसे यहाँ पे फ़लस्तीनियन की संख्या घटने लगी। ये माइग्रेट होके गाजा स्ट्रिप पे सिमटने लगे। तो आज के समय में यही गाजा स्ट्रिप है जो फ़लस्तीनियन पीपुल सिमट के रह गए हैं। थोड़े से वेस्ट बैंक में भी हैं आज। ये आज की परिस्थिति करंट देखेंगे तो 46,000 प्लस लोगों को माइनस कर दीजिए इन पॉपुलेशन में। तो यहाँ पे स्थिति ये है कि ये इतिहास के रूप में अगर आप देखेंगे तो इसी समय से ही ये चीज़ें शुरुआत हो गई हैं। और यहाँ पे 6 डेज का भयंकर वार भी चलता है 1949 से लेके 67 तक, जिसमें इजराइल और फ़लस्तीन के बीच भयानक युद्ध होता है और ये लोग सिमट के यहीं पे रह जाते हैं फ़लस्तीन में। ये इतना बड़ा युद्ध होता है जिसके कारण इनको जीनोसाइड फेस करनी पड़ती है। आज के समय में भी जीनोसाइड फेस करनी पड़ी और वार ट्रूस हुई है, डील हुई है पीस वाली। तो ये कहानी लंबे समय से थी और ऑक्युपाई कर करके इजराइल इनके लैंड को, आज देखिए पूरी की पूरी इजराइल डिफेंस फोर्स है और इकोनॉमी में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। इनकी सारी के सारे लोग आर्मी में अपना रोल प्ले करते हैं, इकोनॉमी में रोल प्ले कर रहे हैं। तो आज के समय में अगर आप देख रहे हैं तो फ़लस्तीनियन पीपुल की जो कंडीशन है यहाँ पे इन सफ़र से लेकर के और यहाँ तक, इस सफ़र तक, ये कहानी जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो फ़लस्तीनियन और इजराइल को आप देखेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगा कि जो समय था, एक समय की फ़लस्तीनियन पीपुल का लैंड था, आज वो समय है कि आज इजराइल ऑक्युपाइड चीज़ें हो चुकी हैं। तो ज्यूज और फ़लस्तीनियन जो अरब मुस्लिम कम्युनिटी को रिजेंबल करते हैं, इनके बीच में एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकल के आती है चीज़ें, जो वेस्ट बैंक में ये चीज़ें मिलती है। यही है यरूशलेम, इसको लेके भी काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, काफ़ी इशू इसको लेकर के भी होती हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, हर एंगल को यहाँ पे मैं कंसीडर किया हूँ। आशा करता हूँ जो एडिटर और जो ये आर्टिकल है, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे मैं अच्छे से डील किया हूँ। दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगे और वीडियो और एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को जरूर से सपोर्ट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इन प्लेटफॉर्म पे आप शेयर भी कर सकते हैं, जो भी छोटे छोटे प्लेटफॉर्म आप ऑपरेट करते हो। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन्फ्लेशन मैट्रिक्स जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इन्फ्लेशन यानी प्राइस हाइक हो जाती है, वो इन्फ्लेशन कही जाती है। इन्फ्लेशन कई प्रकार के होते हैं, उसी की बात करी जा रही है। दिसंबर प्राइस राइज ये बहुत इनफ रिलीफ नहीं प्रदान करने वाला है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई की पॉलिसी में भी बड़ा क्वेश्चंस उठ रहा है। क्योंकि आरबीआई जो है एमपीसी तैयार करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, और फिस्कल पॉलिसी ये तैयार करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन दोनों में थोड़ी सी अंतर है। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ों के एस्पेक्ट को लेकर के कंसीडर कर रहे हैं एडिटर कि फूड इन्फ्लेशन थोड़ा सा मॉडरेट हो गया है और कई सारी चीज़ें जो फूड आइटम्स हैं जैसे वेजिटेबल हैं, ये सब उनके दामों में कुछ कमियां भी आई हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक देखा जाए तो रिलीफ नहीं यहाँ पे चीज़ें मिल रही है। दिसंबर की प्राइस राइज नंबर ये डू नॉट रिंग इन इनफ हाई रिलीफ। तो ये चीज़ें बोल रही हैं। ये यहाँ पे हम इन चीज़ों को फोकस नहीं करेंगे, हम सीधे चलेंगे इन्फ्लेशन की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है डिटेलिंग। इन्फ्लेशन क्या है? रेट एट विच जनरल प्राइस लेवल, जो कि दाम की बढ़ोतरी हो जाती है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। उनमें क्या होता है
तो रिड्यूस हो जाती है परचेजिंग पावर। जो हम लोगों की खरीदने की शक्ति एक 10 रुपये में मिलता था, आज 15 हो गए हैं, तो हमारे पास तो अभी भी 11 रुपये, हम 4 रुपये घट जा रहे हैं। तो ये परचेजिंग पावर घटा लोगों का। यही चीज़ को यहाँ पे इन्फ्लेशन बोली जा रही है। कुछ की पॉइंट इन्फ्लेशन की अगर देखेंगे तो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन भी निकल के आ रहे हैं कि क्या क्या कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन, ये तीनों 3 प्रकार के इन्फ्लेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करें तो जब डिमांड बढ़ जाता है किसी गुड्स की, तो यहाँ पे सर्विस एक्सीड और सप्लाई की, इन तीनों पे इम्पैक्ट कर जाता है। तो जब डिमांड ही बढ़ जा गया है, ठीक है, तो उसका प्राइस हाइक हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, और सप्लाई कम हो गई तो यहाँ पे दाम बढ़ गया। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब होता है जब प्रोडक्शन की कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाती है, जैसे दाम बढ़ गया किसी रॉ मटेरियल का, और किसी का यहाँ पे वेजेस, वेतन बढ़ गया। इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी होने की वजह से यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या है? इस प्रकार का इन्फ्लेशन जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट लीड टू हायर प्राइसेस। जब प्रोडक्शन कॉस्ट ही बढ़ जा रहा है यहाँ पे, तो ये हायर कॉस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा है। जैसे कि हम अगर बात करें तो एक गुब्बारा है, ठीक है, और गुब्बारे में हीलियम गैस हम भर रहे हैं, तो हीलियम गैस की दाम बढ़ गई तो इसका भी गुब्बारे का दाम बढ़ गया। तो बिल्ट इन इन्फ्लेशन यहाँ पे निकल के आएगी। मेजरमेंट कुछ प्रकार से होते हैं, XCPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। इम्पैक्ट क्या करता है? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी इम्पैक्ट करता है। डिफ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन में क्या अंतर है? डिफ्लेशन की अगर बात करें तो डिक्लाइन इन जनरल प्राइस लेवल विच लीड टू रिड्यूस इकोनॉमिक एक्टिविटी, थोड़ी सी इसमें बदलाव होती है। हाइपर इन्फ्लेशन में एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन होती है, ये आपकी इकोनॉमी को अस्त व्यस्त कर देती है। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी अपनी अपनी टूल्स इस्तेमाल करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का कार्य करती है इन चीज़ों को किस प्रकार से रोका जाए। वहीं पे गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी भी लेकर के आती है। टैक्सेशन, स्पेंडिंग कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं इन्फ्लेशन को, इस पे फोकस करती है। एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लेशन एवरीडे लाइफ में, जो अभी आपको बताया 40 से 45 हो जाएगी तो इतना % की बढ़ोतरी हो जाती है। तो इस आर्टिकल को यहाँ पे इस माध्यम से समझेंगे। कोई भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा राहत की बात नहीं करी गई है इन्फ्लेशन को अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इश्यू निकल के आ रही है। नेक्स्ट देखा जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है स्क्रिप्ट रीडिंग की। इस आर्टिकल को काफ़ी अच्छे से मैं इस आर्टिकल को नहीं लेकिन इस टॉपिक को मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे से मैंने कवर किया था, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं, बात करी जा रही है हड़प्पन सील की। तमिलनाडु के गवर्नमेंट रन कर रहे हैं इस समय, MK स्टालिन CM है वहाँ के। उनका ये कहना है कि हम $1 मिलियन प्राइज स्कीम रख रहे हैं अगर कोई भी डिसिफर कर देगा हड़प्पन सील को, ठीक है। और हड़प्पन सील कैसे होते हैं? तो ये हड़प्पन सील हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे रखा है, उसकी डिटेलिंग भी देखी जाएगी। पहले यहाँ पे देख लिया जाए कि क्या पॉलिटिक्स चल रही है, क्या आवश्यकता है, इतिहास क्या कह रहा है, और क्या क्या यहाँ पे आज के समय में रिलेवेंस भी उसकी चीज़ें है। ये कुछ चीज़ों पे फोकस किया गया है इस एडिटर के द्वारा। तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, लिंग्विस्ट, बहुत सारे लोग अब लग गए हैं इसको डिसिफर करने में, और बहुत पहले से भी इसमें लगे थे, लेकिन अभी तक कोई चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं हो पाई हैं। कई सारे विद्वानों का ये मानना है कि हड़प्पन सील्स जो है ये कोई लैंग्वेज को रिजेंबल नहीं करती, बल्कि एक स्क्रिप्टिक लैंग्वेज थी, और स्क्रिप्ट को देख कर के ही चीज़ें निकल के आती हैं। और आज के समय में इसे डिसिफर करना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ना के बराबर है, इसीलिए अभी तक इस पे चीज़ें नहीं है। दूसरी चीज़ें एंगल ये बोली जा रही हैं यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट के पास सील्स हैं वो भी सारे सील्स पब्लिक में एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जिसके कारण कैसे इन चीज़ों को डिकोड किया जाएगा, समझ गए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर निकल के आ रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, इन जगहों पर भी ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन 3000 से 1500 के आसपास यहाँ पे मिलती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन IBC जिसको बोला जा रहा है। डेसिफरमेंट के लिए, डेसिफर का मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि जो ये सील्स है ना, इसकी मीनिंग, इसकी लैंग्वेज क्या है, इसको डिकोड करने की बात करी जा रही है। तो सोच सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स है ये, इन चीज़ों की बात करी जा रही है। तो कुछ जो सिंबल हैं, बहुत सारे सिंबल अननोन हैं,
और इस प्रकार का जो स्टालिन अनाउंसमेंट किए हैं कि ये आपको मिलेगी, तो ये स्क्रिप्ट जो है इसको जोड़कर देखा जा रहा है। प्रोटो द्रविडियन, नॉन आर्यन और प्री आर्यन, इस चीज़ों से जोड़ करके देखा जा रहा है। तो साउथ के लोगों को द्रविडियन बोला ही जाता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो जिसके कारण यहाँ पे कल्चरल और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी निकल के आता है, जो तमिलनाडु के सीएम इस चीज़ को जोड़ के देख रहा है यहाँ पे। तो तमिलनाडु इस प्रकार का ऑफर किया है कि जो भी चीज़ें इस प्रकार का करी जाएगी उसको बम्पर ऑफर मिलेगी। तो ऑफर ये है। अब ये चीज़ें हैं इन द साइन, उसकी ग्रेफिटी जो तमिलनाडु प्रोजेक्ट और डॉक्यूमेंटेशंस पे ग्रेफिटी लगाई गई है, तो ये चीज़ें इंगित कर रही हैं उसकी कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी तक डिसिफरमेंट चीज़ें नहीं हुई हैं। बहुत सारे चैलेंजेज हैं, फैक्ट्स हैं, रिसर्चर इस पे कार्य कर रहे हैं कि कैसे रिजॉल्व किया जाए, इस रिडल को, पहेली को कैसे समझा जाए। लेकिन पब्लिक डोमेन में अभी तक बहुत सारी चीज़ें नहीं है। जो चीज़ें निकल के आनी चाहिए थी पब्लिक डोमेन में, जो सेल्स निकल के आनी चाहिए थी, अभी तक चीज़ें वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो वेल कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है साउथ एशियन कंट्री से, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये मिस्ट्री को खोलने के लिए। तो कैसे रिजॉल्व होगी? पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे एडवर्सली इम्पैक्ट भी हैं। तो ये डिफरेंसेस को भी लेकर के चलना है। बहुत सारे एंगल को यहाँ पे एडिटर ने कवर किया है। हम थोड़ी सी चीज़ सील्स की डिटेलिंग को पुनः एक बार देखेंगे। सील्स क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशंस का मोस्ट डिस्टिंक्टिव और इंफॉर्मेटिव आर्टिफैक्ट्स है, जो प्रोवाइड करता है एक इकोनॉमिक, रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिस की हड़प्पन के पीपल कैसे कैसे किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। इसकी फीचर की बात करें तो ये स्टीटाइट से बना होता है हड़प्पन सील। स्टीटाइट एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है, सॉफ्ट स्टोन, जो फायरिंग करने के बाद हार्ड हो जाता है। फायरिंग मतलब बंदूक से फायरिंग नहीं, उसको जला दीजिए तो वो हार्ड हो जाता है। अदर मटेरियल टेराकोटा, फियांस और कॉपर इससे भी बनाई जाती है। क्या सील्स की हम बात कर रहे हैं। शेप और साइज रेक्टेंगुलर और स्क्वायर होता है, कुछ कुछ यहाँ पे सर्कुलर भी शेप में पाए गए। डिजाइन और फीचर की बात करें तो पिक्टोग्राफिक है। इन द स्क्रिप्ट यहाँ पे 400 से 700 साइन यहाँ पे मिली है। एनिमल्स की होती है। यूनिकॉर्न सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ पे एनिमल मिला है, तो यही यूनिकॉर्न है, इसको याद रखिएगा। एक सींग होती थी और घोड़े की तरह लगभग इसकी काया थी। बुल, एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर, बफेलो, क्रोकोडाइल जैसी चीज़ों को ये लोग जानते थे। कुछ सील्स डिपिक्ट किए गए हैं मिथिकल क्रिएचर के रूप में। ह्यूमन फिगर की भी चीज़ें मिली हैं। पशुपति सील, जियोमेट्रिकल पैटर्न और डेकोरेटिव स्टाइल। पशुपति सील्स जो है योजिक पॉस्चर में, यहाँ पे इसी की हम बात कर रहे हैं, पशुपति सील है ये। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ईटी यहाँ पे फिगर, यहाँ पे हॉर्न हार्डनेस, यानी जो पशुपति सील है, ETBRD यहाँ पे, तो यहाँ पे 2D, दो हिरन है और एलिफेंट, टाइगर, बुल और राइनो यहाँ पे बने हुए। एलिफेंट, टाइगर, बुल, राइनो यहाँ पे बने हुए हैं। दो हिरन नीचे डाले हुए हैं। यही पशुपति सील है, यही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा से भी रिजेंबल है पशुपति को, समझ गया। तो योजिक पॉस्चर में है, योगिक पॉस्चर में। पर्पज और फंक्शन क्या है? तो कॉमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज यहाँ पे हो सकता है, और मार्किंग गुड्स और प्रॉपर्टी, इस पे फोकस किया गया। रिलीजियस और सेरेमोनियल सिग्निफिकेंस है। एमुलेट, ताबीज की बात करी जा रही है। आर्टिस्टिक स्टाइल्स में इसका रिप्रेजेंटेशन था। ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंस ऑफ द सील्स ये है कि क्रिटिकल एविडेंस हड़प्पन स्क्रिप्ट और अभी तक अनडेसिफर करी गई है। ये रिफ्लेक्ट करती है इकोनॉमिक और ट्रेड प्रैक्टिसेस, रिलीजियस बिलीफ और आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी। इन चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करती है किस प्रकार से यूनिफॉर्मिटी और ऑर्गेनाइजेशन इस सिविलाइजेशंस की दिखाती है पूरे वर्ल्ड को। तो ये चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। अब थोड़ा सा हड़प्पन का भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उसको देखना। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन बोलते हैं, टाइम पीरियड 2500 से 1900 BCE तक होता है, यानी बिफोर क्राइस्ट एरा। प्रेजेंट डे की बात करें तो पाकिस्तान और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये चीज़ें, इसकी हड़प्पन साइट जिसे IVC हम बोलते हैं, वो चीज़ें मौजूद हैं। जियोग्राफिकल एक्सटेंट हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी, ये सब जगहों पे फैली है। नदियों की बात करें तो सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब और
झेलम नदियों के किनारे जो भी सेटलमेंट पहले होते थे दोस्तों, नदियों के किनारे ही होते थे। क्यों? आसानी से वहाँ पे जल मिल जाता था, आसानी से एग्रीकल्चर हो जाता था, आसानी से आपका रॉ मटेरियल, आसानी से ज़िंदगी यापन हो जाता था। लेकिन जहाँ पे ही आप हिली एरिया पे चले गए तो वहाँ पे ये सब चीज़ें जल्दी मिलती नहीं है, तो प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जो भी सेटलमेंट होंगे वर्ल्ड में वो हर जगह पे, जैसे नील नदी के किनारे, इजिप्ट नदी के किनारे, आपकी गंगा नदी के किनारे, आपका येलो रिवर के किनारे जो चाइना में है, तो इन रिवरों के किनारे पर हर जगह पर सेटलमेंट हुई है वर्ल्ड में। जो सिविलाइजेशन इमर्ज आउट हुआ था ना मानव की, उसकी हम बात कर रहे हैं। अर्बन प्लानिंग हड़प्पन की बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है, आज के समय से भी तुलना आप कर सकते हैं। सिटीज जो है वेल प्लान तरीके से था। ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर, क्या होता है ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर? तो ये ऐसे कटती थी, ये हो गई ग्रिड लाइट स्ट्रक्चर। अब एक घर यहाँ पे बना है तो इसके लिए ये मार्ग बना है और ये मार्ग बना है आने जाने के लिए, तो एक जगह पे दूसरे जगह से आप ऐसे घूम सकते, तो ये ग्रिड लाइक पैटर्न है। और दरवाजे, अगर मेन रोड ये है तो दरवाजे साइड में खुलते थे, फ्रंट दरवाजे भी नहीं खुलते थे। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है। ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें तो सोफिस्टिकेटेड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। आज के समय में ओपन नाले भी कई जगह पे भारत में पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छी थी, सैनिटेशन की व्यवस्था अच्छी थी, स्ट्रीट काफ़ी चौड़े होते थे और स्ट्रीट इंटरसेक्ट करते थे राइट एंगल, तभी तो ये ग्रिड बनेगा। ब्रिक हाउस, यहाँ पे बर्न्ट ब्रिक का प्रयोग किया जाता था, ईंटों का जो भट्टी पे लगती थी उसका प्रयोग किया जाता था। भट्टी भी मिली है, ईंटें भी मिली हैं, सब चीज़ें प्राप्त हुई। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेटेड एनिमल, ट्रेड, क्राफ्ट्स, इसका भी प्रयोग करते थे। बीड मेकिंग, पॉटरी, वीविंग और मेटलर्जी, इसका निर्माण करने में भी प्रयोग होता था। हड़प्पन और मोहनजोदारो की स्पेसिफिक चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ पे निकल के आ रही बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी निकल के आ रही है, डिफरेंसेस भी निकल के आ रही है। हड़प्पा की बात करें तो ये रावी नदी पे है, मोहनजोदारो की बात करें तो इंडस नदी पे है, डिस्कवरी की बात करें तो दयाराम साहनी 21 में किए थे, 22 में आर डी बनर्जी किए थे। अर्बन प्लानिंग दोनों की लगभग सिमिलरिटी है। बोथ सिटी की अगर हम बात करें तो ये ग्रिड लेआउट में बनी हुई है, जैसे ही हम पहले हम बताएं ग्रिड लेआउट। सीटाडेल और लोअर टाउन यहाँ पे बनी हुई है, अपर टाउन और लोअर टाउन दोनों बनी है। सीटाडेल यहाँ पे फोर्टिफाइड होती है, चारों तरफ से ऐसे ऐसे रैम्पेंट होते हैं। डिफरेंसेस क्या है हड़प्पा और मोहनजोदारो? तो हड़प्पा यहाँ पे एविडेंस ऑफ ग्रेनरी मिलती है, मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ मिलता है। सबसे बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे हड़प्पन साइट की ग्रेट बाथ ही है, जो मोहनजोदारो में प्राप्त होती है। इकोनॉमी और स्पेशलाइजेशन की बात करें तो हड़प्पा ग्रेनी और बीड मेकिंग इंडस्ट्री के रूप से जानी जाती है। मोहनजोदारो फेमस मेटलर्जी सिस्टम, यानी कैसे मेटल का उपयोग करना है, मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, ब्रॉन्ज हो गई, कॉपर टूल्स हो गई, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता था। अच्छा, एक प्रमुख बात, आयरन का इस्तेमाल एक लोग नहीं करते थे, ये चीज़ें याद रखिएगा। 1000 बीसी के आसपास, जब लेटर वैदिक पीरियड खत्म होती है तब इसका इस्तेमाल होता है। आर्टिफैक्ट्स हड़प्पा, यहाँ पे बहुत सारे टेराकोटा मतलब मिट्टी के बने हुए फिगराइंस। मोहनजोदारो की बात करें तो पशुपति सील, डांसिंग घर यहीं से प्राप्त हुए हैं। डिक्लाइन और डिस्ट्रक्शंस में अलग अलग थ्योरी आती है, कुछ लोग कहते हैं इकोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होते हैं, कुछ लोग कहते हैं अटैक, आर्यन का अटैक्स, उसके अलग अलग थ्योरी है। हड़प्पा और मोहनजोदारो के एविडेंस अलग अलग यहाँ पे निकल के आते हैं। फ्लड और शिफ्ट ऑफ रावी नदी निकल के आता है। मोहनजोदारो यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन और रिसोर्स की बातें करी जाती है, उसकी वजह से डिक्लाइन हुआ। सिग्निफिकेंस हड़प्पा और मोहनजोदारो का यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन और मोहनजोदारो लार्जेस्ट सिटी आईबीसी यहाँ पे बोली जा रही है। समरी जो है अभी आपको बताया, इन नदियों पे इन्होंने यहाँ पे डिस्कवरी की, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो दोनों सिटी कॉर्नर स्टोन है कि अपनी सोफिस्टिकेटेड इंडस वैली सिविलाइजेशंस की नेचर्स को रिजेंबल कर रही हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशंस को लेकर इस आर्टिकल की पूरी पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक हर पॉइंट ऑफ व्यू को मैंने टच किया है। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, छोटा सा आर्टिकल है। पाकिस्तान में जाहिर सी बात है अनस्टेबल यहाँ पे गवर्नमेंट हो रही है और बहुत सारे प्रोटेस्ट भी निकल के आ रहे हैं। बात करी जा रही है इमरान खान और उनकी वाइफ की। इमरान खान को जेल कर दिया गया है और उनकी वाइफ को भी जेल कर दिया गया है। इनको 10 साल, इनको 14 साल, उनको 7 साल, इस प्रकार का जेल अब डाला गया। तो देखते हैं कैसे ये चीज़ें डील होती हैं पाकिस्तान में। चाइना की पॉपुलेशंस को लेकर के एक आर्टिकल आया। हम सभी लोग जानते हैं एक समय था चाइना जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री था, लेकिन आज के समय में इंडिया वो जगह कैप्चर
कर लिया है, या फिर कहें तो कर लिया। ऑफिशियल आंकड़े अभी आने बाकी हैं, क्योंकि सेंसस अभी होम मिनिस्ट्री रिलीज नहीं किया। होम मिनिस्ट्री सेंसस रिलीज करेगी तो वो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन सही मायने में इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। अब चाइना अपनी पॉपुलेशन को डिक्लाइन तो कर दिया था, एक समय था वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आया था, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आया, ये थी ठीक है। क्या पता ये 9 चाइल्ड पॉलिसी भी लेकर के आ जाए, इसका कोई ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी जैसी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे अलग तरीके से रूल चलती है कम्युनिस्टों की। तो ये जो है इकोनॉमी को बहुत तंग कर रही है। इश्यू क्या निकल के आ रहा है उसको हम जल्दी से यहाँ पे देखेंगे। लॉपसाइडेड सेक्स रेशियो का मतलब ये है कि 100 गर्ल्स पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ द बॉयज यहाँ पे आ रहे हैं। तो सेक्स रेशियो जब जाएंगे देखें तो 110 के आसपास निकल के आ रही है यहाँ पे 100 गर्ल्स को लेकर के बॉयज की संख्या। तो एवरेज निकल के आ रहा है, कहीं कहीं प्रोविंसेस में 105, इस प्रकार की चीज़ें निकल के आ रही हैं। यहाँ पे बता रहे हैं बहुत सारे मिलियंस ऑफ द बॉयज हैं, उनकी तुलना में बहुत कम लड़कियां निकल के आ रही हैं। 1.39 मिलियन यहाँ पे प्रीवियस ईयर की डाटा को देखेंगे 2014 में, तो ये चीज़ें डिक्लाइन करी हैं। चाइना की पॉपुलेशन जो है 1.408 बिलियन हो चुकी है, भारत की तो इससे अधिक आज के समय में चल रही है। तो ये जो है अपनी पॉलिसी की वजह से इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ रही है। तो वो इम्पैक्ट क्या है, थोड़ा सा उस पर अगर फोकस करी जाए तो सबसे ज़्यादा सही बात होगी। इम्पैक्ट क्या निकल के आ रही है, जो फॉलिंग बर्थ रेट है वो भी इशू निकल के आ रही है। चाइना की टोटल पॉपुलेशन गिर रही है, ओल्ड पीपुल यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। इंडिया की मोस्ट पॉपुलेशन इंडिया में रिसाइड कर रही है। तो रेपिडली एजिंग पॉपुलेशन की अगर बात करें तो वर्क फोर्स और कंज्यूमर मार्केट यहाँ पे गिर रही है, माइग्रेशन एब्रॉड हो रहा है। तो ये चाइना में बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक आर्टिकल आया है, वर्ल्ड की न्यूज़ है दोस्त, रसिया प्लस ईरान, हम सभी लोग जानते हैं एक दूसरे का दोस्त है तो दूसरे का दुश्मन भी है, यानी दूसरे का दुश्मन तीसरे का दोस्त बना बैठा। वही हाल है रशिया और ईरान में। ईरान के ऊपर यूएस ने बहुत सारा सैंक्शन लगा दिया था कि आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते यूरेनियम जैसी चीज़ें और बम नहीं बना सकते, लेकिन इसने उन चीज़ों को नकार करके अब ये कार्य करना शुरू किया और जाकर के पुनः मिल गया है रशिया में। अब रशिया और ईरान में ट्रीटी हुई है, साइन हुई है कि अपनी चीज़ों को और आगे लेकर के चलेंगे, जबकि वेस्टर्न सैंक्शन क्या होता है, आपके ऊपर सैंक्शन लगा दिया तो यूएन के बहुत सारी कंट्री हैं, आपसे कई सारी चीज़ें नहीं कर सकती, जैसे ट्रेड नहीं कर सकती, पार्टनरशिप नहीं कर सकती, आपके साथ कदम कदम मिला करके नहीं चल सकती। तो बहुत सारा इश्यू में निकल के आता है, फिनेंशियल प्रॉब्लम होने लगता है। वही ये चीज़ें दोनों कंट्री आज के समय में फेस कर रही हैं, तो दोनों एक होने चाह रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये व्लादिमीर पुतिन को तो सभी लोग जानते हैं, है ना, ये तो पूरा जग जाहिर है। इनका नाम मसूद पजेश्कियन है। तो ये क्रेमलिन एक सिटी है मॉस्को में, क्रेमलिन मतलब रसिया ही समझिए। तो यहाँ पे दोनों लोगों की मीटिंग है, कह रहे हैं अपने ट्रेड को, इकोनॉमिक कोऑपरेशंस को एक नए स्तर पर ले जा करके रखने की हमें ज़रूरत है, इन चीज़ों को इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। दोनों आपस में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। क्या ट्रेड, क्या डील होगा, वो चीज़ें निकल के आएंगी, उस पर आगे बहस होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे एक इंडियंस है, इंडियन इनको हम ना ही कहें तो भी बेहतर है, इंडियन ओरिजिन जो यूएस की सिटीजनशिप ले चुके थे और वहाँ पे रिसाइड करते थे, वहाँ पे रहते भी थे, और इनको जो है 8 इयर्स की जेल हुई है। अटेम्प्टेड टू अटैक व्हाइट हाउस पे इन्होंने अटैक किया था, ट्रक से हमला हुआ था और मई 22, 2023 में ये चीज़ें हुई थी। इनका नाम साई वर्षित कंडूला, 20 साल के थे, ये इंडियन नेशनल निकल के आ रहे हैं और लॉफुल तरीके से परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ यूएस थे ये। तो यहाँ पे अटैक हुआ है, इनका नाम थोड़ा सा याद ही थे, थोड़ा सा न्यूज़ में ये चीज़ें थी इसलिए मैंने कवर कर दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डायरेक्टर डेविड लिंच, सबसे पहले ये कौन थे, तो प्रोफेशन क्या था, डायरेक्टर थे। 78 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है लॉस एंजलिस, जहाँ पे बहुत बड़ा वाइल्ड फायर लगा हुआ है, ठीक है। तो $250 बिलियन की लॉस भी निकल के आई है। यहाँ पे हम बात करेंगे मुलहुल्ला एंड ड्राइव और ट्विन पीक्स, इन चीज़ों की वजह से ये काफ़ी फेमस थे। तो इनका नाम है डेविड लिंच, याद रखिएगा, डायरेक्टर इसी के हैं, मुलहुल्ला ड्राइव और टेलीविजन्स ट्विन पीक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, इनकी रिसेंटली मृत्यु हो गई है, काफ़ी स्मोक वगैरह करते थे।
दूसरा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है खेल रत्न। हालांकि खेल रत्न को लेकर के मैंने कई बार बैकग्राउंड डिटेलिंग दी है, लेकिन यहाँ पे जो चीजें निकल के आ रही हैं वो देखनी पड़ेंगी। प्रेसिडेंट यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू ये प्रेजेंट करी हैं खेल रत्न अवार्ड और नेशनल स्पोर्ट अवार्ड। तो ये चीजें दी गई हैं। मनु भाकर, गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार और मनु, इन लोगों को 4 लोगों को खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। ठीक है, खेल रत्न अवार्ड की इंपॉर्टेंट डिटेलिंग को भी हम लोग देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले कैश प्राइज 25 लाख और अर्जुना अवार्ड के लिए द्रोणाचार्य के लिए 15 लाख रुपए यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। एक इंडिया की फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरली कांत पेटकर यहाँ पे, इनको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड। ये चीजें याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी सारी चीजों तो काफी हाईलाइट हैं। अब थोड़ी सी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की हम बात करें तो स्पोर्ट्स ऑनर के लिए सबसे बड़ी ये ऑनर होती है किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए। ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। यही लोग रिकॉग्नाइज करते हैं किसको देना है। और स्पेक्टेकुलर मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपकी अगर स्पोर्ट्स के फील्ड में पिछले 4 सालों में होती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको ये चीजें प्रदान होती हैं, नहीं तो ये चीजें नहीं दी जाएंगी। अब आप देख सकते हैं ये चारों के चारों इंटरनेशनल पर्सनालिटी हैं। इनको तो ये यंगेस्ट है, याद रखिएगा, अचीव करने वाले। की डिटेल्स क्या है तो इसकी स्टेब्लिशमेंट 1991-92 में हुई थी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के रूप में। आज के नाम पे इसका मेजर ध्यानचंद जी को सम्मान देने के लिए इस नाम से हो गया है। तो 21 में बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया जाता है। अवार्ड कंपोनेंट की बात करें तो मेडल मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, कैश प्राइज 25 लाख प्राप्त होती है। वहीं पे एलिजिबिलिटी यहाँ पे इंडियन स्पोर्ट्समैन को यहाँ पे जो अभी आपको बताया 4 साल का पिछला रिकॉर्ड देखा जाता है, काफी अच्छा होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है तो नॉमिनेशन आपको करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करेगी ये नॉमिनेशन नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स, इन सब चीज़ों की एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी इवेल्युएट करता है कि जो नॉमिनेशंस किया है और किसकी यहाँ पे रिसिपिएंट कौन होगा, किसको ये चीज़ें प्रोवाइड करी जाएगी। यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री से मिलकर ये चीज़ें निर्णय ले ली जाती हैं। तो ये थी पूरी चीज़ें खेल रत्न अवार्ड को लेकर के जो यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें मेरी हो गई, तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे कि जो डी गुकेश हैं, डी गुकेश किस खिलाड़ी को हरा करके यहाँ पे वर्ल्ड चेस चैंपियन अभी रिसेंटली बने हैं? मैं कई बार बताया हूँ। अगर आपको पता है तो जरूर आप कमेंट सेक्शंस में लिखें। क्या होता है लिखने से लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहती हैं। तो ये चीज़ें पूरी थी दोस्तों, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आप किन किन राज्यों से यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन अपने स्टेट का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दें। तो ये चीज़ें एक प्रकार से कनेक्टिविटी करती हैं और कोई बात नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में अच्छे से मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे दिया हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।